नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, हम संसद की कार्रवाई पढ़ रहे थे और संसद की कार्रवाई में हमने प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच और चर्चा या प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर ली थी। साथियों, संसद की कार्रवाई में जो प्रश्नकाल होता है, इसका समय सुबह 11 बजे से 12 बजे के मध्य होता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि संसद का जो समय है वो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल का होता है। 1 से 2 बजे का जो समय होता है वो लंच समय होता है और 2 से 6 बजे तक का जो समय होता है वो होता है चर्चा या प्रस्ताव का। 2 बजे से और 6 बजे तक का जो समय होता है वो किसका होता है? चर्चा या प्रस्ताव का समय होता है। ठीक है। प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 11 से 12 बजे तक होता है। प्रश्नकाल में 4 प्रकार तक के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये जो प्रश्नकाल है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी सूचना संसद के अधिकारी, संसद का अधिकारी कौन होता है? जो महासचिव होता है वो होता है। तो संसद के अधिकारी को 10 दिन पूर्व इसकी सूचना देना आवश्यक होता है और 10 दिन के अंदर या 10 दिन बाद में उसका आंसर आपको मिल जाता है। दूसरा, शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है वो बिना सूचना के प्रश्न मौखिक रूप से तुरंत पूछने वाला समय होता है। शून्यकाल का हमारे संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 1 से 2 बजे तक का लंच होता है और 2 बजे से 6 बजे तक क्या होता है? चर्चा या प्रस्ताव का समय होता है। ये जो चर्चा और प्रस्ताव का जो समय है, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर चर्चाएं होती हैं। जिस प्रकार से हम अविश्वास प्रस्ताव हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिनके बारे में हम रोज़ टीवी अखबार के जरिए पढ़ते या सुनते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले का जो संसद की कार्रवाई का जो समय था, शून्यकाल, प्रश्नकाल, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रस्तावों के बारे में। जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है, पहला है विशेषाधिकार प्रस्ताव। साथियों, विशेषाधिकार प्रस्ताव के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि विशेष अधिकार का मतलब विशेष अधिकार। तो ये जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है, सबसे पहले तो ये लाता कौन है? कोई भी प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी हो, संसद में के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे संसद के सदस्य के द्वारा ही प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो संसद के किसी सदस्य द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? देखो कि अगर किसी संसद के सदस्य को ये लगता है कि संबंधित मंत्री ने कोई सूचना छुपा ली है या किसी विषय पर पूरी सूचना नहीं दी है, व्यक्ति को या सदस्यों को लगता है कि इस विषय पर कोई ना कोई सूचना छुपा ली गई है, तो कोई व्यक्ति अध्यक्ष की सहमति से क्या ला सकता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव और सदन में ला सकता है। इसके तहत ये प्रस्ताव आने पर जो संबंधित मंत्री है उसे संबंधित विषय पर, जिस विषय पर यह प्रस्ताव लाया गया है कि इस विषय में जानकारी छुपाई गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी सदस्यों को या सदन को देनी होती है। तो अगर किसी सदस्य को यह लगता है कि संबंधित मंत्री ने पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है या कोई जानकारी छुपा ली गई है, बहुत कम जानकारी सदन को दी है, ठीक है, जैसे मान लो कि आज पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा राफाल के बारे में बहुत सारा बवंडर हुआ था, तो उसको लेकर के अगर संसद में चर्चा हो रही है और विपक्ष के किसी सदस्य को ये लगता है कि सरकार ने हमसे कोई ना कोई जानकारी इस संबंध में छुपा ली है या बहुत ही कम जानकारी हमें इस बारे में उपलब्ध करवाई है, तो
कोई भी सदस्य क्या ला सकता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। किसकी सहमति से, संसद में या लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से ये प्रस्ताव आ सकता है, जिसके जरिए संबंधित मंत्री को पूरी जानकारी उपलब्ध करवानी होती है। तो पहला हो गया विशेषाधिकार प्रस्ताव, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, साथियों जिस प्रकार से नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ध्यान आकर्षण यानी किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी पॉइंट पे या किसी मसले पे, किसी मुद्दे पर उसका ध्यान आकर्षित करना, यही क्या है, ध्यानाकर्षण कहलाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया क्यों जाता है, ये सदन में बहुत ज़्यादा बार लाया जाता है, या हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा बार जो प्रस्ताव लाया जाता है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही लाया जाता है। कैसे, देखो, केंद्र सरकार होती है और केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद जो है उसमें जो सम्मिलित मंत्री हैं वो पूरे देश में विभाग को संभालते हैं। मान लेते हैं कि केंद्र सरकार में कोई मंत्री है आपदा प्रबंधन मंत्री। कौन सा मंत्री है, आपदा प्रबंधन मंत्री। अब उसका कार्य क्या है कि देश में जो आपदाएं आती हैं उनके ऊपर ध्यान रखें या उनके रोकथाम के लिए पहले से कुछ काम करें। अगर आपदा आ गई है तो फिर राहत बचाव कार्य करें या राहत पैकेज जारी करें, वहाँ के लोगों को विस्थापित करें, सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, है ना, उन्हें उचित सहायता प्रदान की जाए। ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री के द्वारा। अब साथियों मान लो बरसात का सीज़न चल रहा है और कहीं पर बाढ़ आ गई या कोई बांध टूट गया, किसी क्षेत्र में जल भराव हो गया, बारिश से कहीं लैंडस्लाइड हो गया, है ना, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जो आती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लो आपदा प्रबंधन मंत्री है जो पूरे देश में देखता है। अब वो हर जगह तो देख नहीं सकता, यानी पर्सनली तो हर जगह उसका ध्यान हो नहीं सकता कि वो हर जगह प्रेजेंट हो जाए या सारी सूचनाएं उसको तुरंत मिल जाएं, ऐसा तो नहीं है। मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई, बहुत भारी जान माल का नुकसान हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसको तो पता नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र से चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, वो ऐसा प्रस्ताव लेके आएगा। कौन सा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कि हमारे क्षेत्र में ऐसी प्राकृतिक आपदाई है जिसके ऊपर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां बहुत जान माल का खतरा या नुकसान हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कि केंद्रीय मंत्री का ध्यान उस आपदा की ओर आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। वो प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव कहलाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है साथियों, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कि भाई अगर कोई सूचना छुपा ली गई है मंत्री के द्वारा तो उस विषय पर पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कि भी कोई प्राकृतिक आपदा है या कोई भी, जैसे सड़क परिवहन मंत्री है और हमारे क्षेत्र में मान लो सड़कों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो संबंधित जो हमारा सांसद है जो हमारे क्षेत्र से चुन के गए हैं, तो वो उसका ध्यान हमारे क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए कि महोदय हमारे क्षेत्र में सड़कें हैं नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लोगों को कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है शहरों से, है ना। तो ऐसी बातों में ध्यान आकर्षण करवाने के लिए उस मंत्री का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो, इसलिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। तीसरा प्रस्ताव है कार्य स्थगन। कार्य स्थगन या इससे बोला जाता है काम रोको प्रस्ताव भी बोला जाता है। ठीक है, कार्य स्थगन प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव जो भी उचित लगे वो आप मान सकते हैं। साथियों जैसे ये प्रस्ताव कब लाया जाता है
जैसे मान लो सदन में किसी विषय पर पहले से कोई चर्चा चल रही है, ठीक है, और तुरंत कोई ऐसा विषय आ गया है जिसके ऊपर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना जब शुरुआत में कोरोना आया उससे पहले संसद की कार्रवाई तो चलती रहती है, और जैसे ही कोरोना की गंभीरता को देखते हुए संसद में आपने देखा होगा कि 22 मार्च को ही लॉकडाउन करना पड़ा, जब तो मान लो केस भी बहुत कम थे, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। देखो ये प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने कहा खड़ा होकर रुको रुको रुको, ऐसा नहीं है, ये काम रोको और ये करो, ऐसा नहीं होता। होता कैसे है कि ये प्रस्ताव जो लाया जाता है ना, तो इसके ऊपर 50 सदस्य की सहमति जरूरी होती है। यानी कि ये प्रस्ताव, स्थगन जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव पर 50 संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी सहमति जरूरी होती है। जब इनकी सहमति मिल जाती है 50 सांसदों की, उसके बाद में अगर ये प्रस्ताव आ गया तो इसके ऊपर कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा जरूरी है। अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव आ गया तो उसके ऊपर 2.5 घंटे चर्चा होना अति आवश्यक है, या 2.5 घंटे चर्चा होगी ही होगी। ठीक है कि जैसे मान लो कोरोना आ गया, 50 लोग इस पे सहमत है कि ये गंभीर विषय है कि पहले से चल रही कार्रवाई को रोक दिया जाए, और ये जो संकट आया है इस पर तुरंत चर्चा करने की आवश्यकता है, और ये प्रस्ताव आ जाता है 50 लोगों की सहमति से, लिखित सहमति से, ठीक है, तो उसके ऊपर कम से कम कितनी चर्चा होगी? 2.5 घंटे चर्चा होगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव पर सदन में कितनी देर तक चर्चा की जा सकती है, तो कम से कम 2.5 घंटे इस पर चर्चा होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। ठीक है, चौथा है अल्पकालिक चर्चा। कौन सा है चौथा? अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा जो प्रस्ताव होता है ये कम गंभीर विषयों पर, देखो कार्य स्थगन प्रस्ताव तो बहुत ज़्यादा गंभीर विषय होते हैं तो तुरंत उस पर चर्चा करवाई जाती है कि और सारे काम छोड़ के इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। ठीक है, तो वो तो कार्य स्थगन प्रस्ताव की होती है। अल्पकालिक जो चर्चा का जो होती है ये कम मतलब महत्वपूर्ण विषय ज़रूर हैं, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण कार्य स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो ये अगर अल्पकालिक चर्चा, ये अगर प्रस्ताव आ जाता है या इस पर 2 घंटे की, इसके ऊपर क्या होती है? 2 घंटे की चर्चा जरूरी होती है। अल्पकालिक चर्चा जब सदन में की जाती है तो उसके ऊपर 2 घंटे की चर्चा अनिवार्य होती है। ये जो अल्पकालिक चर्चा होती है ये किस पे होती है? सार्वजनिक महत्व के विषयों पर। किस पे होती है? सार्वजनिक महत्व के विषयों पर। अल्पकालिक जो चर्चा होती है वो सार्वजनिक विषय के महत्व पर होती है और कम से कम उस पे 2 घंटे की चर्चा होती है। और ये कब होती है? सप्ताह में 3 बार। सप्ताह में 3 दिन। कितने दिन होती है? सप्ताह में 3। वो 3 दिन अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कि वो पहले 3 दिन करवाएंगे या बाद वाले 3 दिन करवाएंगे। ठीक है, तो ये होती है अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा सप्ताह में 3 बार सार्वजनिक विषय के जो महत्व के विषय हैं उनके ऊपर, और एक बार में कम से कम कितनी देर तक चर्चा होगी? 2.5 घंटे तक उस पर चर्चा जरूर होगी। ठीक है, तो अल्पकालिक चर्चा, अल्पकालिक जो चर्चा होती है वो कम से कम 2 घंटे की होती है। सार्वजनिक महत्व के जो विषय हैं उनके ऊपर होती है ना,
और सप्ताह में 3 बार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त चयन किए गए दिनों पर होती है, यानी सप्ताह में 3 दिन उसके ऊपर चर्चा होती है। ठीक है, अब है अगला है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा ये भी सेम है कि सार्वजनिक विषय के महत्व पर इस पे ऊपर चर्चा होती है। सदन में सप्ताह में 3 बार होती है। ठीक है, और एक बार ऐसे विषय पर सप्ताह में 3 बार आधा घंटे के लिए इस पर चर्चा की जाती है। ठीक है, जैसे अल्पकालिक चर्चा भी किस पे होती है, सार्वजनिक विषय के महत्व पे होती है। सप्ताह में 3 दिन होती है और 3 दिन कितने समय तक होती है, 2 घंटे तक। उसी प्रकार आधे घंटे की चर्चा जो है वो कितनी होती है, सप्ताह में 3 दिन होती है और सार्वजनिक विषय के महत्व पे होती है और एक बार ऐसे विषय पर आधा घंटे के लिए चर्चा जरूरी होती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रस्ताव है धन्यवाद प्रस्ताव। साथियों, धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव को हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो, धन्यवाद जो प्रस्ताव होता है ना, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में सरकार द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार द्वारा। और निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा। साथियों, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो आर्टिकल 87 में उसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो कब होता है? जब या तो नई लोकसभा का गठन होता है तब, या फिर वर्ष का जो पहला सत्र होता है यानी बजट सत्र होता है उसकी शुरुआत में होता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है सदन में। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है वो राष्ट्रपति का अपना कोई रोल नहीं होता उसमें। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा लिख के दिया गया वो भाषण होता है और राष्ट्रपति उसको हूबहू पढ़कर सुना देता है। इतना ही काम होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण का। अभिभाषण देता कब है? या तो नई लोकसभा का गठन होता है तब, जब नई लोकसभा चुन के आती है, नई सदस्य आते हैं, उसका पहला जो अधिवेशन होता है, पहला जो सत्र शुरू होता है उसके शुरुआत में अभिभाषण होता है। और एक प्रत्येक वर्ष के पहले बजट के शुरुआत में होता है यानी बजट सत्र, क्योंकि साल में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीत सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का उसका रोल नहीं होता, मंत्रिपरिषद उसको लिख के देती है और वो उसको पढ़कर ही चला जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के द्वारा? धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। साथियों, धन्यवाद प्रस्ताव अगर लाया जाता है ना, तो धन्यवाद प्रस्ताव लाने के बाद इसको पास कराने के लिए 50% से अधिक 50% से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। धन्यवाद प्रस्ताव को पास कराने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 50% से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक सरकार चलाने के लिए भी कितने बहुमत की आवश्यकता है? लोकसभा में 50% से अधिक, क्योंकि हमारे जो लोकसभा है उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। और इसके जो बहुमत के लिए आंकड़ा होता है वो होता है 273 का।
यानी कि 50 मोर देन 50%, यानी 50% से अधिक। कितना बहुमत चाहिए होता है सरकार चलाने के लिए? मोर देन 50%, यानी कि 50% अधिक बहुमत होगा तो ही सरकार चला सकते हैं। और धन्यवाद प्रस्ताव को पास कराने के लिए भी कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 50% से अधिक की आवश्यकता होती है। अब अगर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में, और सरकार उसको क्या नहीं कर पाई? पास नहीं करवा पाई। सरकार उसको क्या नहीं करवा पाई? पास नहीं करवा पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास 50% से अधिक बहुमत नहीं है। अगर होता तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, तो अगर सरकार इसको पास नहीं करवा पाती है तो क्या होगा कि मंत्री परिषद को क्या देना होगा? त्यागपत्र। साथियों, मंत्री परिषद त्यागपत्र देगा, लेकिन चुनाव दोबारा नहीं होंगे। धन्यवाद प्रस्ताव अगर पास नहीं करवा पाती है सरकार, तो मंत्री परिषद को अपना पद त्याग करना होगा, लेकिन चुनाव दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, चुनाव दोबारा कब होंगे? जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आएगा और वो पास हो जाएगा, तो फिर सरकार गिर जाएगी और दोबारा चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा भंग हो जाएगी। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव अगर पास सरकार नहीं करवा पाती है तो मंत्री परिषद को क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। और इस परिस्थिति का फायदा विपक्ष उठाएगा। कैसे? कि जैसे धन्यवाद प्रस्ताव लेके आई सरकार और उसे 50% से अधिक बहुमत से पास नहीं करवा पाई, विपक्ष को ये पता चल गया कि सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो इस स्थिति का फायदा उठाते हुए तुरंत क्या लेके आएगी? अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो फिर क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, दोबारा चुनाव हो जाएंगे और लोकसभा भंग हो जाएगी। ठीक है। निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? निंदा प्रस्ताव या तो किसी मंत्री के कार्य से असंतुष्ट होने पर क्यों लाया जाता है? मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री के कार्य से असंतुष्ट होने पर, यानी कि विपक्ष मंत्री परिषद की कार्यशैली या कार्य से संतुष्ट नहीं है, या किसी एक व्यक्ति एक मंत्री के कार्य संतुष्ट नहीं है, तो कैसा प्रस्ताव लाया जाएगा? निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। निंदा प्रस्ताव को भी पास कराने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 50%। कितना बहुमत चाहिए? 50%। अब 50% बहुमत अगर निंदा प्रस्ताव में विपक्ष के साथ चला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और निंदा प्रस्ताव पास होते ही ये साबित हो जाएगा कि सरकार अल्पमत में है। क्या साबित हो जाएगा? कि सरकार अल्पमत में है, और सरकार अल्पमत में है इसका फायदा कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा, और तुरंत क्या लेके आएगा? अविश्वास प्रस्ताव। क्योंकि निंदा प्रस्ताव पास होते ही मंत्री परिषद को क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। तो क्या है कि निंदा प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। मंत्री परिषद को क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। कब देना होगा? अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो मंत्री परिषद को क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। और अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्री परिषद को क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में मंत्री परिषद त्यागपत्र दे देगी, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी।
दोबारा चुनाव नहीं होंगे। दोबारा चुनाव कब होंगे? जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा, वो पास हो जाएगा, तब लोकसभा भंग हो जाएगी और दोबारा चुनाव हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो अपेक्षा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद में। और राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कब देता है? नई लोकसभा के गठन पर और सत्र के पहले, जो संसद सत्र होते हैं ना, साल के पहले सत्र में शुरुआत में देता है। तो जब संसद सत्र का शुरुआत होती है, धन्यवाद प्रस्ताव आपका राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, उसके बाद में सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लेके आती है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए शर्त क्या है कि 50% से वो क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। अगर वो पास नहीं करवा पाती है गवर्नमेंट, तो मंत्रिपरिषद को क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। ठीक है, चुनाव दोबारा नहीं होंगे। निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और विपक्ष द्वारा अगर इसको पास कर लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए भी शर्त क्या है कि 50% किसकी ज़रूरत होती है? बहुमत की। और विपक्ष 50% बहुमत प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार वो अल्पमत में है और विपक्ष इसका फ़ायदा उठाएगा और क्या करेगा? क्या लेके आएगा? अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही सरकार गिर जाएगी। तो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।